Okay, thank you. हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी। हाँ वो मैम, ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में वो विटाडिन हाइड्रोजन नहीं यूज कर सकते? वो डैमेज टिश्यू होता है ना, येलोइश होता है ज्यादा। नहीं, जनरली हम पैलेटिव केयर में है ना, तो ये नहीं यूज करते, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि वो जो न्यू टिश्यूज, जो ग्रेन्युलेशन टिश्यूज हम बोलते हैं, वो ना उसको वो हानि पहुंचाता है। वो मोर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है rather than good things. Okay, so that is why we avoid betadine. अब कभी कभी वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें बिटाडिन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कतई नहीं यूज करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि कई बार कलर की वजह से हम ये देख भी नहीं पाते हैं कि हमारे टिश्यूज कैसे है ना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर पेशेंट्स, तो इसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं। ओके। वो मेट्रोजिल आईवी इन्फ्यूजन होता है, उससे भी क्लीन करना है? हाँ, यस, कर सकते हैं। मेट्रोजिल जो आईवी सॉल्यूशन जो आता है ना, वो उससे भी आप इरिगेट कर सकते हो, वुंड को क्लीन भी कर सकते हो। और जो मेट्रोजिल टैबलेट का जो पाउडर बना के पेशेंट के केयरटेकर को आपको बोलना है कि जो जनरल मेट्रोजिल होती है, कोटिंग वाले भी चलेगी, नई कोटिंग है तो भी चलेगी, वो अच्छे से पाउडर बना के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखे और सेम वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उसकी वजह से बदबू है तो वो काफी कम हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है, कैविटी हो जाती है, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर जो होते हैं, फिर कभी कभी फिस्चुला हो जाती है, तो उस वक्त पे आप नेबुलाइजर जो हमारा मशीन होता है ना, तो उसमें आप नॉर्मल सलाइन की जगह पे मेट्रोजिल डालो 1 और 2 ml, और फिर उसका नैप दो तो भी वो कैविटी में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, और दैट विल आल्सो हेल्प। वो वुंड के ऊपर नेप देना है? स्पेशली जब मैगट्स डेवलप हो जाते हैं ना, तब वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो ये पूरा इश्यू हम सेकंड पार्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अच्छा। ठीक है, लेकिन हमारा बेडसोर की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स होता है, तो इसमें भी आप मेट्रोजिल यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस? दूसरे किसी को क्वेश्चन पूछना है कि हम, प्रेजेंटेशन भी है ना? जी, केस वी हैव प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन है ना? ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर केस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। केस प्रेजेंटेशन आज के प्रेजेंटर है सुनीता माल्टो, डेजिग्नेशन स्टाफ नर्स फ्रॉम प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल। ओवर टू यू सुनीता। गुड इवनिंग टू ऑल। केस प्रेजेंटेशन है मेरा। एज है 28 years, जनरल मेल है। डायग्नोसिस है पैराप्लेजिया, रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, ग्रेड ए था। और प्रेजेंटिंग कंप्लेन है नॉन हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी एट thoracic 12, lumbar 1 levels 2 years ago. Present with complaint of loose stool into 2 days, non-healing bed sore in gluteal region in 3 months. History of complaint: patient was apparently well 2 years ago when he had fall from tree. Post which he moved both his lower limbs.
He was diagnosed with paraplegia with rheumatic injury. क्या है? Injury L1, T12 L1. He received his initial treatment in local hospital and underwent laminectomy, basic physiotherapy, exercise, catheter care, and pressure sore management. For past 2 days, he was having loose stool, which was watery inconstantly, no blood in stool, associated with abdominal pain. He was complained of bed sore from past 3 months, for which daily dressing are being done at home, but still not healed. एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन में देखेंगे कॉन्शियस ओरिएंटेड था, पायलट था, इट्रक्ट था, क्लूबिंग और साइनोसिस, लिम्फोएडेनोपैथी और एडिमा, मालन्यूरिस्ट और बेडरिडन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन चेस्ट बायलेटरल क्लियर था, सीवीएस में S1 S2 प्लस था और पर एब्डोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर नो ऑर्गेनोमेगाली था और CNS में पैराफेल्जिया विद loss of motor and sensory sensation below L1 level. ट्रीटमेंट देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन CBC HB था उसका 9 और TLC 10,800 था, प्लेटलेट 1,80,000 था, क्रिएट उसका 0.66, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम 135, पोटेशियम 3.62 और क्लोराइड 109.8, pH 7.5। ओरल एंटीबायोटिक्स दिया था उसको सिप्रोफ्लॉक्सिन टेब 500 mg BD इन 5 days, टेब जिंक, टेब बिजलक और कैथेटर केयर हुआ था और बेड शॉट ड्रेसिंग BD चल रहा था और आयरन कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दे रहे थे। Psychosocial aspect. Married life unable to keep up with wife's expectation, emotional, psychological, economical, and physical. Constantly worries if the treatment fails, whether he'll ever be able to work, cost of living, debit financially constrained, apprehensive about his children's future, unable to provide education and nutrition, and social. He was the only breadwinner earner of the family, now surviving on mother's widow person or by saving grant. Semi-constructed brick house, not enough finance to complete. Support from his sister and brother-in-law has made things easier for him. Medication, catheter care, bedsore, dressing, or physiotherapy or supplements. Main concern में not able to work, not able to talk, not able to take care for his family, thinks his ability, financial debt, depressed, loneliness, isolate, no permanent source of income in the family. Summary में देखेंगे a 20 years old young male married with 2 kids is diagnosed with paraplegia, rheumatic spinal cord injury, is bedridden, is living in financial debt, was he only sole earner in the family, not able to take care of his wife and support her, not able to provide education and proper nutrition to kids, surviving of widow mothers, mother's pension and some help from sister and
brother-in-law. Thinks of himself as ability is depressed, isolated, and lonely, has a constant fear that he might not be able to walk ever in the life. Is request in our palliative care, and our palliative team visit him and his family, help him with his dressing, catheter care, physiotherapy, baths, and provide him psychological counseling. डिस्कशन पॉइंट में देखेंगे, how can we help him as medical healthcare provider in psychosocial aspect, how to help his wife to cope up with this situation, how to deal with his thoughts of big and ability, how to help him with his basic living standards, how to reduce his fears of his illness. He is young patient, how to help him deals with his social stigma. ओके हम इसमें बेडसोर वाले पॉइंट को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बिकॉज साइकोसोशियल का अलग सेशन ही है, तो उसमें हम डिस्कशन साइकोसोशियल रिलेटेड इश्यूज केस में आएगा, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें केस के अंदर पेशेंट को बेडसोर है, सो आपने कैसे डील किया, बेडसोर का कैसे मैनेजमेंट किया? मैम हम लोग के यहाँ पे तो ड्रेसिंग करते थे, बीडी ड्रेसिंग, जब हम लोग को यहाँ पे हॉस्पिटल में था पेशेंट तब, और पोजीशनिंग चेंज करते थे। ड्रेसिंग लाइक कौन से मटेरियल ड्रेसिंग से हम लोग यहाँ पे एनएस से ड्रेसिंग करते हैं मैम, एनएस से वॉश करते हैं। एनएस से वॉश किया, उसके बाद कुछ अप्लाई किया उसके बाद मैम हम लोग न्यूज़पेपर ऑइंटमेंट लगा के फिर उसमें गोज लगा के फिर उसको लगा दिया। ये कौन से स्टेज का बेडसोर? हाँ, कौन से स्टेज का बेडसोर था? मैम जस्ट स्टार्टिंग ही हो रहा था उसका, फर्स्ट स्टेज स्किन पीलिंग था। यस मैम, मतलब स्किन पीलिंग नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा मतलब उतना ज्यादा भी नहीं था, सेकंड जैसा ही था। ओके, यस मैम, ठीक है ठीक है। तो फाइनली जो मैनेजमेंट किया, वो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से वो ठीक होके गए हैं कि क्योर होके गए हैं कि आपने लाइक केयर गिवर को एजुकेशन दे के फिर घर भेजा? मैम वो ठीक होके नहीं गए थे क्योंकि उसका प्रेजेंट कंप्लेंट था लूज स्टूल था, तो उसी के लिए आए थे। वो लूज स्टूल तो ठीक हुआ था, लेकिन वो जो बेडसोर है वो ठीक नहीं हुआ। उनके साथ में जो केयर गिवर थे उन लोगों को हम लोग टीचिंग देके भेजे थे, और हम लोग का जो पीसी टीम थे वो लोग उनके घर में विजिट करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी उन लोगों को मतलब बता दिए थे ड्रेसिंग कैसे करना है, क्या ऑन डिस्चार्ज में भी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पीसी टीम है, वो लोग घर जाके फिर से अच्छा से बताए हैं। ओके, अच्छा, तो बेसिकली पेशेंट को लूज स्टूल था, तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होगा, कंटामिनेट होने का इश्यूज रहेगा, ठीक है ना। तो वो अच्छे से क्लीन करे, वो उनको खास बताएंगे हम, राइट। तो वो कंटामिनेट होने का ये कम होगा। फिर और क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट इज पेलर, राइट, दैट्स व्हाट इज गिवन इन द हिस्ट्री। सो पेशेंट को जो फूड लेता है वो कैसा लेता है, कितना लेता है, वो कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी वो हेल्प मिलेगी। कभी कभी लोकल जो हमें जब भी हम न्यूट्रिशन का ये करें, तो हमें ध्यान ये रखना है कि लोकली क्या अवेलेबल है। जैसे कि हाई प्रोटीन आपने बोल तो दिया, लेकिन हाई प्रोटीन में क्या आता है वो हार्डली दे नो, है ना। तो एजुकेशन भी मैटर करता है कि वो लोकल रिसोर्सेस कौन से है जिसको यूज करके वो अच्छे से खा पाए। अभी पेशेंट बेड रिडन है तो उसको कई बार वो इंडाइजेशन भी होता होगा, पेशेंट इज नॉट मूविंग,
सो पेशेंट थोड़ा मूवमेंट करे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पेशेंट को थोड़ा एक्सरसाइज करवाए, तो पेशेंट की वाइफ को हम बोल सकते हैं कि उसकी हेल्प से वो ये करे। रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतनी कम एज में पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया है, तो पेशेंट विल बी वेरी मच डिप्रेस्ड, एंड उसकी वजह से वो कुछ करेगा नहीं, अपने हाल पे ही है, उसको लायबल अपने को समझता है, क्योंकि फैमिली की केयर अच्छे से नहीं कर सकता है। तो ऑल प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन वी आर डूइंग असेसमेंट, तो ये सब भी हमें इन्वॉल्व करना है। और अपनी हिस्ट्री काफी अच्छी ली है, ठीक है, तो और पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, तो वो डिप्रेशन में से बाहर आए, वो थोड़ा अच्छे से खा ले, और हो सकता है तो वो क्रच वॉकिंग कर ले, ऐसा किसी की हेल्प के साथ, है ना। तो उसका क्या है कि अच्छे से वो खाना भी खा सकेगा। उसके खाने में मैंने जैसे बोला कि क्या क्या इंक्लूड करना है, विटामिन से क्या इंक्लूड करना है, वो लोकल कौन सा ऐसा रिसोर्स है कि जिसमें से अच्छे से विटामिन सी मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। विटामिन ई इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्किन हीलिंग, सो वो कैसे हेल्प करे। कई बार नियोस्पोरिन की वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो नियोस्पोरिन की जगह पे सिर्फ वैसलीन लगा के भी देख सकते हैं ना, वैसलीन इज ऑल्सो गुड हीलर। सिवा कि उसको कुछ मेजर इश्यूज है, तो वो नियोस्पोरिन ना यूज करे, तो ये बदल के भी देख सकते हैं। मेट्रोजिल का पाउडर लगा के भी देख सकते हैं, दो देर इज नो क्या बोलते हैं, स्मेल नहीं है, लेकिन मेट्रोजिल इटसेल्फ इज एंटीबायोटिक, सो दैट कैन आल्सो हेल्प। तो प्रेशर कम आने दे उस एरिया में, क्योंकि एरिया उनका थोड़ा डेलिकेट है, सुपाइन पोजीशन में सो नहीं पाते होंगे पेशेंट, है ना। तो ऑलवेज साइड लाइन पोजिशन में है, तो अभी सैक्रम पे, और सैक्रम क्या उसका इलियाक एंटीरियर पार्ट में ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब पॉइंट्स हम सिखा सकते हैं पेशेंट के केयर गिवर को भी। और कोई क्या कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन इज इम्पोर्टेंट, पेशेंट्स रिहेबिलिटेशन। वाइफ को कुछ ऐसा सिखाए कि वो अर्न कर सके, जैसे कि सिलाई है, या तो पेशेंट बैठ सकता है तो पेशेंट बैठ के कुछ बना पाए, ऐसे कुछ हुनर उसको सिखाए। कई पैलेटिव केयर पेशेंट्स हमें देखते हैं कि वो छाता बना लेते हैं, या तो कुछ सी लेते हैं, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो दे कैन अर्न फ्रॉम देयर होम, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग can be helpful, so that will rejuvenate themselves, no, patient will rejuvenate means अलग से कुछ उसको भी अच्छा लगेगा, so then वो अच्छा करने लगेगा, ये भी कर सकते हैं। कैथेटर भी है, तो कैथेटर भी केयर और वो सब भी देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन तो नहीं जाता। कंफर्ट डिवाइसेस भी दे सकते हैं बेड में, वाटर बेड, एयर बेड दे सकते हैं। Yes, that also can be given. ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बेड के बाहर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। थके तब बेड में जाए, वरना तो फिर कुछ होना नहीं है। ऐसे यंग एज में पर्टिकुलरली वन हैज टू बी मोर, थोड़ा ज्यादा भी क्या है, हमें उनको एनकरेज करना है कि वो बाहर आके, फिर बेड में ही रहेंगे तो फिर वो पूरा दिन सोएंगे, रात को फिर सो नहीं पाएंगे, तो वो कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये सब भी देखना है। ऐसे सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पैलिएटिव सेटिंग हॉस्पिटल में भी सेम केस है, जिसमें यंग एज है, पेशेंट ट्री से ही फॉल हुआ था, ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया है। लाइक पहले एक वर्कशॉप में जॉब करता था, लेकिन अभी लाइक कंडीशन की वजह से कंप्लीटली पैरालाइज्ड पैराप्लेजिक हो गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमने कैसे ओवरकम किया, लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस। पेशेंट को सबसे पहले तो जो सिम्टोमेटिक था, बेडसोर वगैरह नहीं था, लेकिन
साइकोलॉजिकल स्टेटस थोड़ा सा डिप्रेस था, लाइक ही वाज वेरी डिप्रेस्ड, मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा लाइफ यहीं रुक गया है, कुछ नहीं, पहले फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सेशन बाय सेशन, जैसे हमने कम्युनिकेशन का सेशन पढ़ा था, वैसे ही स्ट्रैटेजीज यूज करके कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट से बात करके, रिलेटिव से बात करके, उन सबको एकजुट करके ओवरकम किया डिप्रेशन को। उसके बाद यहाँ से हैप्पीली आफ्टर 1 month ऑफ एडमिशन, पेशेंट हैप्पीली विथ ऑल फिजियोथेरेपी एंड ऑल, पेशेंट वाज एबल टू सिट, वो बैठ पा रहा था, खुद व्हीलचेयर यूज कर पा रहा था, व्हीलचेयर के थ्रू इधर उधर बाहर सब जाके बैठता था। एंड कंप्लीटली मीन्स जो हमने सजेस्ट किया रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वगैरह सब, वो बहुत इतने अच्छे से किया कि ही इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट मैन। जो फर्स्ट स्टेज में हमने उनको फर्स्ट एडमिशन के टाइम पे देखा था, दैट पेशेंट हैज बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट। एक महीने में वो बहुत ही ज्यादा बदल के मेरे से खुद कहा था कि दीदी मैं जाऊंगा घर तो मैं अपने लायक जैसा जो मैं कर पाऊं व्हीलचेयर में वो काम करूंगा। तो उसके लिए यहाँ से साइको सोशल पार्टनर्स हैं, टीम है, वो लोग बात करके उनको व्हील चेयर में बैठ के जो काम कर सकते हैं वो सपोर्ट किया। सो हेल्पिंग हैंड्स जब मिला तो ही वाज एबल टू ओवरकम हिज डिप्रेशन को ओवरकम किया। एंड फैमिली का एक्सेप्टेंस भी अपने आप ही धीरे धीरे आ गया। तो बेडसोर के भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे स्ट्रेटजीज है वो थोड़े से अलग है। लाइक आपने एक्सपीरियंस, जैसे आपने शेयर किया NSA वॉश किया और पाउडर वो किया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे NS वॉश देते हैं, अगर फाउल स्मेलिंग होता है तो इंजेक्शन मेट्रोजिल से क्लीन करते हैं। उसके बाद अगर उसमें बहुत सीवियर फाउल स्मेल है तो मैडम ने जैसे कहा मेट्रोजिल नेबू देते हैं। नेबुलाइजेशन देने के बाद फिर हम उसमें क्लियरली लाइक विजिबल है हमें कि उसमें येलोइश एस्कार फॉर्मेशन सा है, वो भी हार्ड है एस्कार, तो हम उसमें या तो बायोलिन अप्लाई करते हैं या फिर उसका ऊपर का लेयर हो गया सिर्फ पस बचा हुआ है, येलोइश है, तो उसमें डेब्रिडेज अप्लाई करते हैं। फिर रेडिश एरिया में हम मेगा हील अप्लाई करते हैं और उसके चारों तरफ ड्राई ना रहे इसलिए बायोलिन अप्लाई करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप से हम उसको मैनेज करके क्योर करते हैं। जहाँ पे डेब्रिमेंट जरूरी है वहाँ पे डेब्रिमेंट डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो ऐसे भी बेडसोर मैनेजमेंट करते हैं। और यही सेम टीचिंग जब एक लेवल तक पेशेंट का विद डाइट न्यूट्रिशन को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं, कंफर्ट मेजर्स भी देते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट के केयर गिवर को भी एजुकेट करते हैं कि कैसे वो ड्रेसिंग करना है विद यूजिंग होम, कैसे घर पे स्टराइल करना है पैड्स को, वो सारी चीजें बता के भेजते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं। Biolin is also, I mean, white petroleum jelly only, no? Ma'am? Yes, yes. Yeah, कुछ हाँ. So it is. So Vaseline has good healing power. Okay, so that can be used. तो और सेकंड स्टेज तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, ऑफ कोर्स ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हो जाए। लेकिन मैंने कई बार ये देखा है कि ये नियोस्पोरिन की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लाइक स्किन पीलिंग सेकंड स्टेज में होता है। तो अभी करंटली पेशेंट है जिसमें सेकंड स्टेजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो असिस्टिव डिवाइस KF यूज करके हुआ है, तो यहाँ पे सजेस्ट किया है टी बैग मिपिरोस्पिरिन का टी बैग ऑइलमेंट हम बोलते हैं, उसको लगाते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन और ज्यादा इन्वेड ना करे, इसलिए। सिंपल अगर स्किन पीलिंग है तो जस्ट बायोलिन लगा के मसाज, उस एरिया को नहीं, उसके सर्कुलेटिंग पार्ट्स को मसाज करके छोड़ देते हैं। फिर चेंज इन पोजीशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एवरी 2 hours या लाइक 1 hour 2 hours मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है, उसमें चेंज करवाते हैं पोजीशंस। मैम मेट्रोजिल नेबुलाइजर कैसे यूज करेंगे? अगर उनको देना है तो कितना, मतलब कैसे देंगे? मेट्रोजिल 5 ml, जैसे हम नेबू का जो कैन है उसको, उसमें जैसे हम नॉर्मली NS और ब्रूडिकॉट से हम नेबू लेते हैं, वैसे ही इंजेक्शन मेट्रोजिल डाल के उसमें उसको उस एरिया में जब मास्क को हटा देते हैं, मास्क को हटा के जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको वूंड के वहां पे शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो अपने आप ही स्टीम उसमें लगने लग जाता है। ऐसे भी करते हैं। फिर Q6 टार्ली Q4 टार्ली भी नेबू देने के लिए बोलते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है तो उसमें सिंपली Q6 टार्ली वो थोड़ा सा ड्रेसिंग पैड हटा के उसके अंदर की तरफ दे देते हैं।
ऐसे सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस चलता है। Okay, और ma'am. Thank you. बहुत इवन मैगेट्स वगैरह रहता है तो बहुत ही सीवियर फॉल स्मेलिंग रहता है, तो मैगेट्स रिमूव करने के लिए टर्पेंटाइन सोप ड्रेसिंग करते हैं। टर्पेंटाइन सोप ड्रेसिंग से इमीडिएटली जितने भी डेड मैगेट्स हैं वो सारी चीजें निकल आती हैं। उसमें टर्पेंटाइन ड्रेसिंग ही करते हैं। लेकिन मैम वो कैसे करना पड़ेगा टर्पेंटाइन? टर्पेंटाइन सेम जैसे आप मेट्रोजिल का सॉरी जैसे आप पैड लेंगे, उसमें नॉर्मल NSA क्लीन वगैरह करके एक पैड में पहले हम मेट्रोजिल सोप सॉरी टर्पेंटाइन सोक करके उसमें रख देते हैं और 5-10 मिनट्स वेट करते हैं मैगेट्स, ताकि एकदम से उसके स्मेल से बाहर आने लग जाते हैं। फिर मैगेट्स को रिमूव करने के बाद जब हमें एश्योर हो जाते हैं कि अब और नहीं है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा और क्लीन करके एक गॉस और लेके उसमें टर्पेंटाइन सोक करके उसमें प्लेस कर देते हैं। फिर उसके ऊपर से एक और पैड लगा के ड्रेसिंग क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे 2-3 दिन Okay, ma'am. करते हैं। 2-3 दिन करने के बाद अगर हमें फिर मैगेट्स नहीं मिलता है तो वो फिर उसमें टर्पेंटाइन नहीं करते हैं, फिर उसमें नॉर्मल मेट्रोजिल वॉश करके नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं। वो डिपेंड करता है, वो जो अल्सर है वो नॉन हीलिंग है, फंगेटिंग है, उसके ऊपर। इधर Okay, हमें ma'am. टर्पेंटाइन अंदर नहीं डालना है, सिर्फ उसके जो घाव है उसके ऊपर वो गॉज जो टर्पेंटाइन वाला है वो सिर्फ रखना है ऊपर, तो उसकी स्मेल और बिकॉज टर्पेंटाइन की जो ये होती है ना फ्यूम्स, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे मैगट्स है उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगा, तो दे विल गास्प फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पे आएंगे, तो वो जब सरफेस पे आएंगे तो आपको वो एक एक करके ले लेना है थंब फोर्सेप्स से, और यू डोंट हैव टू फॉलो इनसाइड द वुंड। तो आपका थंब फोर्सेप अंदर चला जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही छूने जाओगे इट मे हैपन कि वो मैगट अंदर चला जाएगा, तो आपको आपका फोर्सेप अंदर नहीं डालना है, वो फिर से आएगा बाहर, तो ऐसे करके निकालना है। तो ऐसा 2-3 दिन चलाओ तो धीरे धीरे मैगट्स कम हो जाएगा, और फिर आपको मीन्स यू हैव टू काउंट आल्सो, देन ओनली यू विल कम टू नो कि वो कम होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है। सो दैट मोर इन डिटेल वी विल हैव इन द फंगेटिंग वुंड डिस्कशन आल्सो। और कुछ कोई और किसी ने देखा है और शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? So this is the because we all learn from each other, right? कोई भी कंप्लीट नहीं है अपने आप में, मैंने तो हमें एक दूसरे से सीखना है, मैंने तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, ऐसा नहीं है कि सब हम ही बोले जाए। ठीक है, सो ऐसा किसी को एक्सपीरियंस है तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं। ये केस डिस्कशन इसके लिए ही है कि हम ये केस के तरफ से और भी जाने कि हम ऐसा केस को कैसे करना है। मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। हमारा Sure. पास एक कैंसर पेशेंट था, वो बहुत दिन से बेड सोर में पड़ा था। तो वहाँ डॉक्टर ऐसे ऑर्डर किया था कि पेशेंट शुगर पेशेंट भी DM भी था, तो वुंड हील होने के लिए सोलुबल इंसुलिन हम लोग देते थे, फिर उसको ड्रेसिंग करते थे। ये क्यों पता नहीं, ये ठीक है? हेलो। हाँ, इंसुलिन यूज मैंने भी सुना है, लेकिन कैसे वो दैट आई डोंट नो क्या होता है। मैडम आपको एक्सपीरियंस है इसके बारे में? तो के बारे में तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने जब पूछा ही है तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा। मैंने देखा भी नहीं है, नहीं सुना भी नहीं है सही बोलूं तो। मैंने पूछा था मैम डॉक्टर को एक बार कि क्यों हम इंसुलिन सोलुबल यूज हाँ करते हैं, हाँ तो मुझे 2 बात बताया था कि DM पेशेंट है और उसमें तो थोड़ा उसका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और उसमें उसी एरिया में शुगर लेवल थोड़ा कम रहता है, तो उन हील होने के लिए हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहता है। पता नहीं। हाँ, मे बी ऐसा सही हो, लेकिन कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन जरूर आपको इसका आंसर मैं बताऊंगी। ओके मैम, थैंक यू।
Okay, then thank you so much, ma'am, for joining. उम्मीद है कि आपको इस सेशन में समझ में आया सब. अगर कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट सेशन भी मैम का ही है, तो तब हम ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए. Okay, then thank you so much, ma'am. Thank you so much. everyone Thank for you, ma'am, joining. for joining us. Bye.